So hi all, this topic is 1.9.1 empirical formula and molecular formula. What is empirical formula? Empirical formula represent the simplest whole number ratios. Whole number ratios के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atoms. It shows exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound. तो कैसे इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन, अगर मास परसेंट हमें पता है, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। अगर मास परसेंट दिया हुआ है तो molecular formula can be further obtained if molar mass is known. अगर molecular formula कैसे पता लगाएंगे? अगर हमें इसका molar mass पता है तो the following example illustrates the sequence. तो किस सीक्वेंस में हमें empirical formula कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम 1.2 को करते हुए सीखना है। चलो लेट्स स्टार्ट देन। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.655% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. ओके, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं फिर तो क्वेश्चन में पूछा भी गया है व्हाट इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, एक और चीज है कि ठीक है, नॉट एन इशू। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। पहले हमें जो मास परसेंट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद उनके नंबर ऑफ मोल्स पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम of the compound as starting material. तो 100 ग्राम सैंपल में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन है। परसेंटेज तो यही कहता है। कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो आप क्या करो, किसके मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 4.04। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स इट कम्स आउट टू बी 2.021 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 2.021, ठीक है। डिवाइड each of the moles values obtained by smallest number amongst them। तो इसको हम सिंप्लीफाई किया, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे हमने डिवाइड किया, तो द रेशियो कम्स आउट टू बी 2:1:1। ठीक, इन केस द रेशियो इज नॉट अ होल नंबर, देन may be converted into whole number by multiplying the suitable coefficient, ठीक है। मान लिया 1.5:1 आ रहा है, तो हम क्या करते? 3:2 कर देते, क्योंकि दोनों में हमें दोनों साइड रेशियो के दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग परसेंटेज के बेसिस पर चल रहे हैं और दिस वे वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो रेशियो हमें पता चला, इस रेशियो की मदद से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, CH2Cl। ओके, राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया। कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा? तो क्या आ रहा है? 49.48 CH2Cl, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है ना, और क्लोरीन 35.5। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 49.48
डिवाइड द मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये n इक्वल टू 2 आया। ठीक, अब मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n ऑब्टेन अबव टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया, उससे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई किया, एंड दिस वे वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला which comes out to be C2H4Cl2. Very interesting, isn't it? Very nice. तो इस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखना है कि मोलरग्राम अवेलेबल होगा तभी, इन दैट केस ओनली वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, moving on to topic 1.10, stoichiometry and stoichiometric calculations. The word stoichiometry is derived from two Greek words. These are the two words which means element, measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactant and the product. किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो साइड होते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो उसमें हम जो है स्टोइकियोमेट्री जो है मासेस की कैलकुलेशन या फिर वॉल्यूम के कैलकुलेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, लेट अस स्टडी व्हाट इंफॉर्मेशन इज available from the balanced chemical equation of a given reaction. Let us consider the combustion of methane. एक हमने chemical reaction लिखा। A balanced equation for this reaction is given below. Here the methane and dioxygen are called reactant. Left hand side वाले को reactant कहेंगे and right side वाले को product कहेंगे. Carbon dioxide and water are called products. Note that all the reactants and products are gases in the above reaction, and this has been indicated by letter G, जो हमने suffix लगा रखा है। इससे पता चलता है कि gaseous form है। In the brackets next to its formula. Similarly, in case of solid and liquid, S and L are written respectively. अगर water में है तो AQ लिखते हैं aqueous। ठीक है, अभी इस बैलेंस्ड इक्वेशन को आप गौर से देखना, और CH4 ऑक्सीजन CO2 एंड H2O इनके कोफिशिएंट्स जो हैं इन्हें भी गौर करो। कोफिशिएंट्स 2 फॉर O2 एंड H2O का भी कोफिशिएंट 2 है, आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली द कोफिशिएंट for CH4 and CO2 is 1 in each case. They represent the number of molecules. They represent number of molecules taking part in reaction or form the reaction. कितनी बात समझ में आई? यानी कि जो रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, वही स्टोइकियोमेट्री होती है। Thus, according to the above chemical reaction, we can say 1 mole of ammonia, methane, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O. Similarly, 1 mole of, यानी कि मोल के हिसाब से हमने बात की, इसी तरीके से we can say 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O. एक और इसी तरह डेफिनेशन दी जा सकती है कि at STP 22.7 liter of methane reacts with 45.4 liter of oxygen to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2O. या फिर इनका molecular mass 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water, H2O gas। इस तरीके से हम पूरी स्टोइकियोमेट्री को जो हमने
ऊपर की जो रिएक्शन है उसको हमने अंडरस्टैंड किया, इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशंस किया करेंगे. From these relationship that given data can be interconverted as follows. मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट देन, डेंसिटी जैसा कि यहाँ पर दिया, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत आसान सी चीज है. लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि कौन सा रिएजेंट है जिसकी जो अमाउंट जो है लिमिटेड है. मेनी टाइम्स रिएक्टेंट्स आर कैरीड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट that are different than amount as required by balanced chemical reaction. यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से जितनी एक रिएक्टेंट की मात्रा होनी चाहिए उससे वो कम होती है. In such situations, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से एक रिएक्टेंट की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम है और दूसरे की ज्यादा है. द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे इट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम. ये कुछ ही समय बाद ये कंज्यूम हो जाता है. एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. और उसके बाद चूंकि वो रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, जैसे कि मान लिया A प्लस बी C प्लस डी, ये एग्जॉस्ट हो गया. तो जब ये एग्जॉस्ट हो गया तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा. एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट. और उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि A कितना है, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा. Hence the reactant which gets consumed first limit the amount of product formed and therefore उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. यानी कि जो पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. In performing stoichiometric calculation, this aspect is also to be kept in mind. Reaction in solution. Majority of reaction in laboratories are carried out in solution. ज़्यादातर more than 90% केसेस में ये जो रिएक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. तो यानी जब सॉल्यूशन फॉर्म में अमाउंट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. The concentration of a solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following way: mass percent और weight percent. ठीक है, यानी कि जो उसका जो भी कंटेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो मास परसेंट फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट. ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है. वन बाय वन इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे और उसकी मदद से हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल. बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन. ये सिंपली कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, ये सब काम हम लोग क्लास 10th में कर चुके हैं, बहुत डिटेल में किया है. तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसे आप खुद ही कर लेना. ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, वरना मैं खुद ही करा देता. तो अच्छा, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको अभी कर लेते हैं. तो पहले इनकी डेफिनेशन हम लोग समझ लिया जाए. मास परसेंट यानी कि मास बाय मास जो मेथड है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन: मास परसेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये हो गया मास परसेंट. ठीक है, जैसे मान लिया कि शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको मास परसेंट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. If a substance A dissolves in substance B, then their number of moles are Na and Nb. Then the mole fraction of A and B will be, A का क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और Nb का मोल फ्रैक्शन क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो सारे मोल फ्रैक्शंस को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, गेस करो गेस करो गेस करो, तो 1 आएगा। सारे मोल फ्रैक्शंस को आप यानी कि एक तरीके से परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं यार, है ना। तो चूंकि डेसिमल के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो इसलिए 1 आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में निकालते तो 100% आता। सही है। मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट and it is denoted by capital M. It is defined as a number of moles of solute in 1 liter of the solution. Solution का वॉल्यूम 1 लीटर है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कैपिटल M। तो इस तरीके अगर हमारा वॉल्यूम 1 लीटर है और नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल M है तो हम कहेंगे मोलैरिटी M है। ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से समझें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम हो, इस तरीके से तो हम कहेंगे कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम कैपिटल M की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सपोज वी हैव 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से NaOH and we want to prepare 0.2 m solution from it, तो कैसे करेंगे, m की जगह पर 0.2 रखेंगे। और ओके 1 m सॉल्यूशन है और उससे हमको जो है 0.2 m सॉल्यूशन हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, इसकी मोलैरिटी को घटाना है तो वॉल्यूम बढ़ाओ। 1 m NaOH means 1 mole NaOH present in 1 liter of solution, तो 0.2 m solution we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter। या एक काम कर सकते थे कि 1 मोल ऑफ NaOH जो है उसको हम 5 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें तो भी बात वही होगी। आप समझ रहे हो, या तो वॉल्यूम बढ़ा लो या नंबर ऑफ मोल्स को घटा लो। Hence, for making 0.2 m solution from 1 m solution, we have to take that volume of NaOH solution which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter. Okay, fine. तो यानी कि हम क्या करेंगे कि 0.2 मोल ऑफ NaOH लेंगे और उसके वॉल्यूम को हम 1 लीटर के इक्विवेलेंट कर लेंगे। ठीक है। Now, how much volume of concentrated 1 m NaOH to be taken which contains 0.2 moles of NaOH can be calculated as follows. If 1 mole is present in 1000 ml solution, so 0.2 mole is present in 1000 divided by 1 into 0.2 mole solution, 200 ml solution। तो यानी कि अगर हम 1 मोल ही लें, अगर 1 मोल अमाउंट है तो उसके लिए अगर हमको 0.2 मोल NaOH बनाना है, 0.2 मोल NaOH, तो इसका मतलब अमाउंट हमने घटा दी, नंबर ऑफ मोल्स हमने घटाए, तो वॉल्यूम को भी तो घटाना पड़ेगा, तभी मोलैरिटी जो है 1 मोल आएगी। इस तरीके से जो है 20 ml of 1 m NaOH are taken and enough water is added to dilute it to 1 liter। तो इस तरीके से हम जो है 20 ml of 1 m NaOH are taken and enough water are added to dilute it to make it 1 liter।
ठीक है। In fact, for such calculation, a general formula m1v1 is equal to m2v2 ये हम लोग यूज कर सकते हैं. M and V are molarity and volume respectively and can be used. In this case, m1 is equal to 0.2 and v1 is equal to 1000 ml. m2 is equal to 1 m and v2 is to be calculated. यानी कि ये यूनिटरी मेथड से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो note that number of moles of solute was 0.2 in 200 ml and it has remained the same. 0.2 even after dilution, as we have changed just the amount of solvent and we have not done anything with respect to NaOH. तो NaOH के केस में हमने कुछ भी नहीं किया, but keep in mind the concentration. ठीक है. तो इस तरीके से हमने जो है मोलैरिटी को अंडरस्टैंड किया. मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. और हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 के साथ हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं. यानी कि हम इसेंशियली हम लोग यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज करते हैं. तो इसका मतलब मोलैरिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दैट्स व्हाई m1 v1 is equal to m2 v2 which is a constant. ठीक है. ग्रेट. अब हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना तो मोलैरिटी में फर्क आ जाता है. लेकिन मोलैलिटी एक ऐसी चीज है जो कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है. और टेम्परेचर में चेंजेस करो तो भी सॉल्वेंट के वेट में फर्क नहीं आता. क्योंकि अच्छा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent. We are not talking about solution here. We are talking about solvent. It is denoted as number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. ठीक है. तो इसे भी हम लोग कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं. तो अब हमें ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई. और अगर जब तक हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक ये डेफिनेशंस जो है हमारे माइंड में बिल्कुल ठीक से इम्प्लांट नहीं. तो ऑलराइट देन वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स आल्सो. वी विल सॉल्व दीज एग्जांपल्स फर्स्ट, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज पार्ट. तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे. और नेक्स्ट वीडियोस में सारे एग्जांपल्स को मैं एग्जांपल पढ़ूंगा और उसको मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. रेदर रीडिंग द सॉल्यूशन पार्ट इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया. तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. जितने सिंपल तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने किया. लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर इस सेशन में स्पेशली हमने न्यूमेरिकल या फॉर्मूले के बारे में पढ़ा. तो जिसको ठीक से समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स तो करने ही होंगे. यानी कि मास परसेंट पर बेस क्वेश्चंस, मोल फ्रैक्शन पे, मोलैलिटी पे. ठीक है. तो उसको हम लोग करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. लिमिटिंग रीएजेंट के बारे पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. And if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel. So thank you very much.